हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का एमडी साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम ये जानेंगे या इस क्लास में हम ये जानेंगे कि कार्बन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, या कार्बन की इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है, या हमारे डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ आती है वो कार्बन बेस्ड कैसे है, या सब की सब चीज़ें कार्बन की बनी हुई क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। हम अपने डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी बुक हो गई, टेबल हो गया, पेन हो गया, या जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे हम खाने के लिए जो फूड आइटम्स यूज़ करते हैं, फूड, सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें कार्बन बेस्ड ही है। सारी की सारी चीज़ें कार्बन बेस्ड ही है, यानी कि ये सब कार्बन से मिलकर ही बनी हुई है। तो कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से कार्बन इतनी इम्पोर्टेंस रखता है, या इतनी सारी जो चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो कार्बन बेस्ड है। ठीक है, हम अपने डेली लाइफ में जैसे मान लीजिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारी की सारी चीज़ें भी कार्बन से मिलकर के ही बनी हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे अभी हमने बात करी थी नॉन लिविंग थिंग्स की, जैसे टेबल, बुक, पेन, स्टील, ये सब भी, वुड, ये सब भी कार्बन बेस्ड है। मीन्स इन सब में भी कार्बन पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, अर्थ पे या वर्ल्ड में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, सबके लिए कार्बन बहुत ज़्यादा, या सबके लिए कार्बन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब ऐसा क्यों है कि कार्बन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। अब जो कार्बन है, उस कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए, या कार्बन का जो सिंबल होता है, वो कार्बन का सिंबल क्या होता है? कार्बन का सिंबल होता है C। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? कार्बन के एटॉमिक नंबर होते हैं 6। कार्बन का सिंबल या कार्बन का रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं वो अंग्रेजी के लेटर C से करते हैं। ठीक है, और कार्बन के जो एटॉमिक नंबर होते हैं, वो कार्बन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? कार्बन के एटॉमिक नंबर होते हैं 6। ठीक है, हमारी अर्थ की क्रस्ट में बहुत ही कम मात्रा में कार्बन जो है वो मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है, लाइक कोल, पेट्रोलियम, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एटसेट्रा। और वो कितना परसेंट पाया जाता है? वो पाया जाता है 0.02% कार्बन जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितने हो गए? कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। कार्बन का मास नंबर हो गया 12। ये हो गए कार्बन के
मास नंबर। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या होते हैं ये आपने कक्षा 9th में पढ़ा है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन प्रोटॉन्स के नंबर को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मीन्स कार्बन का जो एटम है उसकी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, उसकी न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। अब किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उसके बराबर संख्या में ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन में और 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं। अब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ये देखिए आपके सामने कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है कि जैसे कार्बन के अंदर ये तो हो गया कार्बन का न्यूक्लियस और ये हो गई कार्बन की के शेल और ये हो गई कार्बन की एल शेल। कार्बन के एटम के अंदर 2 ही शेल होती है, एक के और एक एल। इट मीन्स इसकी साइज कैसी होती है, इसकी साइज छोटी होती है। ठीक है, इसकी साइज छोटी होती है। अब क्या है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम के और एल ऑर्बिट्स में या के और एल शेल्स में करते हैं। तो कार्बन के अंदर कार्बन की जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके अलावा कार्बन की जो नेक्स्ट ऑर्बिट है एल, उसमें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, यानी कि ये 6 इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन के अंदर वो कुछ इस तरह से है कि इसकी के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी इसकी बाहर वाली जो ऑर्बिट है एल ऑर्बिट उसमें इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है या इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए, अब जब कार्बन का ये वाला जो ऑर्बिट है एल ऑर्बिट कार्बन के लिए आउटर ऑर्बिट है, या इसी को हम बोलते हैं कि जो एल ऑर्बिट है इसी को हम कार्बन का वैलेंस ऑर्बिट बोलेंगे, वैलेंस ऑर्बिट। ठीक है, अब कार्बन के वैलेंस ऑर्बिट में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो है टोटल इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब कार्बन के वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब इसको स्टेबल होने के लिए अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट और है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट और है। यानी कि कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी ये टेट्रावैलेंट एटम है। कार्बन के जो एटम है, कार्बन या कार्बन जो एलिमेंट है ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, अब क्या है, कार्बन का जो एटम है इसको स्टेबल होने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। यानी कि कार्बन का एलिमेंट स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो ये होती है कार्बन की वैलेंसी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए और इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए, अब देखिए कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। चलिए, अब है कार्बन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितने हो गए, 6, ये मैंने आपको समझा दिया। इसका मास नंबर कितना हो गया, 12, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। और कार्बन की वैलेंसी +4 -4 ये मैंने आपको समझा दी है। और कार्बन मिनरल्स की फॉर्म में इतना % पाया जाता है और कौन कौन सी फॉर्म में पाया जाता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितने % पाई जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कार्बन के बारे में। ये कार्बन का इंट्रोडक्शन है जो हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें से आपको कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है
जो भी नेक्स्ट आगे जो भी हम पढ़ेंगे उसमें आपके काम आएगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपके आगे काम आएगी, जैसे कि एक कार्बन की वैलेंसी, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी और कार्बन एटम की साइज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्मॉल इसकी साइज़ होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपके अभी आगे काम आएगी। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है पॉइंट या टॉपिक, वो आता है बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी कि कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, कार्बन के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है उस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब याद करिए, आप चैप्टर 3 के अंदर आपने पढ़ा है कि जैसे सोडियम होता है Na और एक होता है क्लोरीन। अब सोडियम और क्लोरीन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से, डोनेट करने की वजह से, या इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से, जैसा कि चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से ये बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड, यानी कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ याद कीजिए आप। आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये। इसी वजह से आयोनिक कंपाउंड्स के एमपीबीपी भी क्या होते हैं? एमपीबीपी भी हाई होते हैं। उसके अलावा दो चार्ज्ड स्पीशीज या आयंस के बीच में बॉन्ड बनने की वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अब क्या है, देखिए, इसको तो पहले हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो आपको याद करने के लिए बोला है कि आप पिछला एक बार रिवाइज कर लें ताकि आपको आगे की चीज़ अच्छे से समझ में आए। ये तो पिछला हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जैसे आयनिक बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रही थी, वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन्स पेयर के शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन जो है, कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों पाया जाता है? इसका क्या रीज़न है कि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है? देखिए, कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाने का रीज़न है कार्बन की टेट्रावैलेंसी और इसकी स्मॉल साइज। इन दोनों ही रीजंस की वजह से कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। कैसे? अब देखिए, समझिए, जैसे ये है कार्बन एटम की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एल ऑर्बिट 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या होता है, कार्बन जब इसकी वैलेंस ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो ये बना देता है C+4 या 4+। अब जब कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट से अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो ये बना देता है C-4, ठीक है। C+4 को हम बोलते हैं कैटाइन
और C-4 को हम बोलते हैं एनायन, यानी कि कार्बन एनायन और केटायन दोनों बनाता है। ठीक है, अब क्या है, कार्बन के केस में प्रॉब्लम ये है कि कार्बन क्या करता है, कार्बन अगर इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को, इसके आउटर ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देता है, तो डोनेट करने की वजह से क्या होगा, जब ये बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेंगे। ठीक है, अब इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के अंदर अभी भी प्रोटॉन्स कितने हैं, इसके न्यूक्लियस के अंदर अभी भी प्रोटॉन्स 6 हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर ये कार्बन इसके बाहरी या आउटर ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा या डोनेट कर देगा, तो इसके प्रोटॉन्स की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसके जो के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो इससे कार्बन एटम्स की स्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये इसका जो न्यूक्लियस है या इसके जो प्रोटॉन्स है, इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, न्यूक्लियस की तरफ खींच लेंगे। इस वजह से ये रीज़न हो गया। ये दूसरा रीज़न ये है कि जैसे कार्बन क्या करता है, अगर किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम से क्या कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन कर लेता है, मान लो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। अब जब कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं, तो गेन करने की वजह से क्या हुआ कि कार्बन का जो ये एटम्स दिख रहा है, इसमें मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। ये देखो, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। अब क्या हुआ, गेन करने की कंडीशन में कार्बन के साथ फिर प्रॉब्लम हो गई। गेन करने की कंडीशन में कार्बन के साथ जो प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम ये है कि जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं, तो अब इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज इसके पास हो गया 10, और इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, उन प्रोटॉन्स के नंबर अभी भी कितने हैं, 6 ही हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन 6 प्रोटॉनों के लिए प्रॉब्लम होगी कि ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखे। ठीक है, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो भी प्रॉब्लम, और ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो भी इसके न्यूक्लियस के लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए ये क्या करेगा, ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है। ये दोनों ही काम नहीं करता है, और ये करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट और गेन करने की बजाय दूसरे एलिमेंट्स के एटम हैं उनके साथ में शेयर करता है, या खुद के ही एटम है तो उनके साथ में क्या कर देता है, शेयर कर देता है। ठीक है, और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर इसलिए करता है क्योंकि कार्बन क्या चाहता है, कार्बन स्टेबिलिटी चाहता है, और ये स्टेबल कब होगा, जब इसके आउटर ऑर्बिट का क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिट का ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो कार्बन का एटम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी के लिए या फिर कार्बन एटम्स नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन रिसीव करने के लिए अपने आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के एटम्स के साथ में या दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ में क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स पेयर को शेयर करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है, उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो स्टेबिलिटी के लिए कोवेलेंट्स बॉन्ड बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट्स स्टेबल होने के लिए या फिर नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन रिसीव करने के लिए क्या बनाता है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम्स भी स्टेबिलिटी के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम भी स्टेबिलिटी के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्या रीजन है, किस लिए बनाते हैं, आइए देखते हैं। देखो, जैसे मान लो हमारे पास तीनों ही हम इस फॉर्म में पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे है हमारे पास ऑक्सीजन एटम और यहाँ पे है हमारे पास नाइट्रोजन एटम, सबके एटम है हमारे पास। देखो, जैसे मान लीजिए ये है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। ठीक है, जब हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये हो गई इसकी के ऑर्बिट। ठीक है, अब के ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। वो 1 इलेक्ट्रॉन इसकी के ऑर्बिट में आ गया। ठीक है, अब क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक ही ऑर्बिट है के, उसमें ये एक ही इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है, तो अब क्या है, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में आने की वजह से इसका के ऑर्बिट जो है वो फुलफिल है, तो हमारा आंसर क्या है, फुलफिल नहीं है। इस के ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन एटम को स्टेबल होने के लिए इसके के ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम को ढूंढेगा और उसके साथ में क्या करेगा, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करता है तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। अगर दूसरा हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम को डोनेट करता है तो वो भी स्टेबल नहीं रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए ये दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स क्या करते हैं, ये दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ में शेयर कर देंगे और शेयर करके आपस में एक बॉन्ड बना देंगे जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे, देखिए, जैसे ये रहा एक हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये रहा दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ में शेयर कर दिया और शेयर करके इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया है। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह ऑक्सीजन का देखिए, ये है हमारे पास ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका जो के ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसका जो एल ऑर्बिट है उसमें इसके पास आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस ऑक्सीजन एटम को स्टेबिलिटी के लिए या स्टेबल होने के लिए इसको इसके एल ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स की अभी भी रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे ऑक्सीजन एटम्स के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ में दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ में शेयर कर देगा और शेयर करके, जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन के साथ में शेयर करेगा तो दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम्स को भी उसके पास भी सेम प्रॉब्लम होगी, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर कर देगा और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स उस ऑक्सीजन एटम के साथ में शेयर कर देगा। कैसे, देखिए, जैसे ऑक्सीजन एटम के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये है मान लीजिए एक ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, इसके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये रखेगा इस तरफ,
दो इलेक्ट्रॉन्स हम शो करते हैं यहाँ पे और दो इलेक्ट्रॉन करते हैं हम यहाँ पे शो। ये हमने इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ही शो क्यों किए हैं, क्योंकि ये वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ में बॉन्ड बना देगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को उसके साथ में शेयर करते हुए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, इसके पास भी इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और 6। ठीक है, अब देखिए ये वाला गोला देखिए, ये वाला गोला है इस ऑक्सीजन एटम का। इस गोले में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 और 4 8। ये वाला गोला है इस ऑक्सीजन एटम का, इस वाले गोले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2, 4 और 4 ये 8। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम, ये डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के एटम ने अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ में शेयर कर दिया, और शेयर करने की वजह से इन दोनों के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह से अब हम नाइट्रोजन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की ट्राई करते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। अब देखो ये है हमारे पास नाइट्रोजन का एटम। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 7। कितना होता है, 7। ठीक है, अब इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। इसकी नहीं बनाई है, इसकी बनाई है, और इसकी बना देते हैं वापस नाइट्रोजन की बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। देखो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गई इसकी क्या ऑर्बिट, और ये हो गई इसकी एल ऑर्बिट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसके नाइट्रोजन के जो के वाला जो ऑर्बिट है, इसमें आ जाएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी बचे हुए हैं इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, वो आ जाएंगे इसकी एल ऑर्बिट में, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये एल वाली जो ऑर्बिट है, बार वाली ऑर्बिट, ये है नाइट्रोजन एटम के लिए इसकी वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट। और इस वैलेंस ऑर्बिट के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस ऑर्बिट के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो नाइट्रोजन एटम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, वो हो गए इसके पास 5। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल होने के लिए, नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिसीव करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है। अब ये क्या करेगा, सेम जैसे इन दोनों ने किया है, ऑक्सीजन ने और हाइड्रोजन ने जैसे किया है, वैसा का वैसा ये नाइट्रोजन भी करेगा। और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ में शेयर कर देगा। कैसे, जैसे ये रहा एक नाइट्रोजन का एटम, और इसके ऊपर हम बना देते हैं, ये स्फेयर बना दिया हमने, 1 2 3, ये हो गए इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्या है, ये हो गया दूसरा नाइट्रोजन का एटम, और ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयर कर देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शो कर देते हैं। ठीक है, तो इस वाले नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 3 ये हो गए कॉमन दोनों के। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये दोनों ही नाइट्रोजन के कॉमन हो गए, इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो गई। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कितना कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो एटम्स स्टेबल होने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिसीव करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड की जो नेचर है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहीं पे, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है
इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड वीक होता है। वीक होने की वजह से इसको तोड़ना क्या होता है, ईजी होता है। जब ये बॉन्ड ईजीली, इस बॉन्ड को तोड़ना ईजी होएगा तो कार्बन के जो भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है, उनके एमपीबीपी क्या हो जाएंगे, उनके एमपीबीपी कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो अब कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स के एमपीबीपी क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। उसके अलावा ये कोवेलेंट कंपाउंड जो भी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये कोवेलेंट कंपाउंड आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होंगे। जब ये आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारी स्लाइड, उसमें क्या लिखा है, देखो भाई, ठीक है। सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन ये जो टू है, बिटवीन टू एटम्स आर नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स। Compounds formed by this manner is called covalent compounds. Since intermolecular forces between atoms are weak, so covalent bond is a weak bond. This gives rise to the low melting point and boiling points of these compounds. Since the electrons are shared between atoms and no charged particles are formed, so covalent compounds are generally poor conductor of electricity. ये सारी की सारी बात मैं आपको समझा चुका हूँ। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और जिन कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। और जब ये बॉन्ड वीक होता है तो कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। उसके अलावा क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं बन रहे हैं, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हाइड्रोजन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हम शो कर चुके हैं, देख चुके हैं पहले, और ये है मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको समझ लेते हैं, मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, या मीथेन के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, ये हो गया एक कार्बन का एटम, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी है 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि इसके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसके वैलेंस ऑर्बिट में हमारे पास आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इस कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है, तो ये कार्बन क्या करता है, अपने साथ में 4 हाइड्रोजन एटम्स को ऐड कर लेता है, और हाइड्रोजन एटम्स को ऐड करके एक कंपाउंड बना देता है जिसको हम बोलते हैं CH4, ठीक है। और इसको ही हम बोलते हैं मीथेन। आगे पढ़ेंगे इन सब बारे में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सब के बारे में पढ़ेंगे आगे। अभी हम देखते हैं यहाँ मीथेन में किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। देखिए, जैसे इस तरफ हमें ऐड करना है एक हाइड्रोजन का एटम। ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में शेयर कर दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसको टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया, कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ में शेयर करके एक बॉन्ड बना दिया है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी मैनर में बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगे, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस तरह से हम मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और बाकी और भी कंपाउंड्स जो आगे आएंगे कार्बन के, उनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ने के साथ साथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है।
चलिए अब आता है नेक्स्ट, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कोई एलिमेंट है वो अर्थ पे डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हों तो उनको हम बोल देते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स, ठीक है। क्या डेफिनेशन समझाई, एक बार वापस समझ लीजिए। अगर कोई एलिमेंट्स है अर्थ पे डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जा रहा है और हर एक फॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स मेन रूप से पाए जाते हैं। पहला है डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट, और थर्ड है फुलेरीन, ठीक है। अब देखिए, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तीनों की क्या है, अलग अलग है। कैसे? डायमंड जो है ये नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसके अलावा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, पुअर कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है, ठीक है। उसके अलावा ग्रेफाइट स्मूथ होता है, स्मूथ के साथ साथ स्लिपरी होता है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और फुलेरिन जो है, फुलेरिन के अंदर या फुलेरिन की जो स्ट्रक्चर है वो फुटबॉल जैसी होती है, ठीक है। तो ये तीनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। इसके बारे में ध्यान रखना है कि डायमंड सबसे हार्डेस्ट है और ग्रेफाइट स्मूथ स्लिपरी है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ये नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, बट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, और ये नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कार्बन का एलोट्रॉप है और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। डायमंड में क्या होता है, डायमंड में एक कार्बन जो है चार कार्बन के साथ में जुड़ा रहता है, ठीक है। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन के साथ में जुड़ा रहता है, जिसमें एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। और फुलेरिन में भी कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो फुलेरिन और ग्रेफाइट कार्बन के ऐसे एलोट्रॉप्स हैं जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए कार्बन के एलोट्रॉप्स। डेफिनेशन: if any elements found in different forms which have same chemical properties but have different physical properties called allotropes. Carbon has mainly 3 allotropes. अगर कोई एलिमेंट्स अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, उसको एलोट्रॉप्स बोलेंगे। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, हम समझ चुके हैं। ये रहा डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसके अलावा बेड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ये रही डायमंड की स्ट्रक्चर, जिसमें एक कार्बन, देखिए आप, एक कार्बन 1 2 3 4 कार्बन के साथ में जुड़ा है और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट स्मूथ एंड स्लिपरी है, उसके अलावा नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर, ये ध्यान रखना है। कार्बन का ऐसा एलोट्रॉप जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, कौन सा है? ग्रेफाइट। ये रही ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। एक कार्बन 3 कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ है और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। फुलेरिन में क्या होता है? कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो फुटबॉल की शेप में होता है, और ये ध्यान रखना है इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एक कार्बन 3 अन्य कार्बन के साथ में जुड़ा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।